ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने किया बड़ा दावा। कहा मस्जिद के पूरब हिस्से में मौजूद है तहखाना, उसमें है खजाना। जेल की दाल रोटी खाने से नवजोत सिंह सिद्धू का इनकार। दूसरे ही दिन सिद्धू को ले जाना पड़ा अस्पताल, कराया जा रहा मेडिकल चेकअप। जातीय जनगणना को लेकर 27 मई को सर्वदलीय बैठक। मांझी ने बीजेपी के मंसूबों को लेकर दिया बयान। कहा बीजेपी नहीं चाहती जातिगत जनगणना। पूर्णिया में बोरेवेल लदे ट्रक अनियंत्रित होकर पलटने से 8 मजदूरों की मौत। सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले। मृतकों के परिजनों को सरकार दे रही मुआवजा राशि। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 27 मई को होने वाली है ये बैठक। बड़ी खबर, जहां जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। 27 मई को होने वाली है बैठक और हो सकता है बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी पार्टियों के नेताओं को फोन पर बैठक की जानकारी दी गई है और जीतन राम मांझी ने बीजेपी के मंसूबों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। दरअसल जीतन राम मांझी ने बीजेपी के मंसूबों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर जहां एक तरफ आरजेडी और जेडीयू इसके पक्ष में नजर आ रही है, तो बीजेपी लगातार इससे दूरी बना रही है। और अब जहां एक तरफ विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था, वहीं सर्वदलीय बैठक को लेकर भी अब बातें सामने आ रही है। दरअसल 27 मई को अब सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इसी बैठक में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। जैसे जातीय जनगणना का मामला है, हमको आज ही टेलीफोन पर बताया गया है कि संभवतः 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें हम भी शामिल होंगे। तो निश्चित ही कोई दिन तय किया जाएगा कि जातीय जनगणना होगी, जो कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं। तो इसमें भाजपा किनको डराने के लिए किया है या किसी को प्रमोट करने के लिए किया है, ये स्पेकुलेशन है। ये सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन इसको टेंजिबल कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी जातिगत जनगणना को लेकर तारीखों को साफ कर दिया है। दरअसल उन्होंने भी कह दिया है कि 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक के बाद ही इस पर क्या कुछ निर्णय लेना है, ये फैसला लिया जाएगा। जातीय जनगणना उसके लिए सबकी राय लेकर के और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय लेकर के, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। 27 को मीटिंग होने वाली है क्या? हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू किया जाएगा। 27 के लिए अभी अनेक दलों से बातचीत की, तो लोगों की सहमति है। अभी सब लोगों की सहमति नहीं आई है, पूरी सहमति आ जाने पर होगा। सर कोऑर्डिनेशन की बात बोल। वहीं इस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से भी जब सवाल किया गया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस सवाल से कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। दरअसल जातीय जनगणना पर कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि बीजेपी इससे दूरी बना रही है। डिप्टी सीएम से जब सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उसमें बताएंगे या उसके पहले बताएंगे? सर्वदलीय बैठक के लिए तो मुख्यमंत्री बोले ही हैं, उसमें फिर कई उनके पहलुओं पर विचार किया जाएगा, फिर निर्णय लेंगे। बात हुई कि हम सब लोग आपस में विमर्श हो रहा है, उस पर जल्द निर्णय हम लोग। सर कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से डिले हो रही है। अब कौन आपको क्या बोलता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। 27 को सर बैठक में शामिल हो का विमर्श चल रहा है, जल्द निर्णय लेंगे। तो देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर
अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस पर बयान आ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग करता रहा है और शायद कहीं ना कहीं ये विपक्ष का ही दबाव है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने हालांकि पहले ये कहा था कि इस मसले पर सर्वदलीय बैठक होगी और 27 तारीख की अगर हम बात कर ले तो 27 मई को ये बैठक की जो संभावना है वो ज्यादा से ज्यादा जताई जा रही है। हालांकि सीएम ने ये जरूर कहा है कि अभी सभी की अनुमति और सहमति जो है वो नहीं बनी है, लेकिन अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने भी ये बातें साफ की कि 27 तारीख को ही ये बैठक होनी है। लेकिन अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सर्वदलीय बैठक जब होगी तो इस बैठक में आखिरकार जातिगत जनगणना को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा। चलिए अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निषेध, सर्वदलीय बैठक को लेकर के कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने भी बयान दिया, जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया। पहले तो हम इस पर चर्चा करने चाहेंगे कि क्या 27 तारीख को सचमुच बैठक हो रही है, इसको लेकर कितनी जानकारी है? देखिए पूजा, 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक जातीय जनगणना को लेकर के होती है या फिर नहीं होती है, अभी भी इस पर संशय बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने आज सुबह दिल्ली में बयान दिया और उस बयान के बाद सियासत बिहार में शुरू हो गई और अब जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां वो बयान दे रही हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ देर पहले ही सवाल किया गया कि जातीय जनगणना क्या 27 तारीख को उसके लिए सर्वदलीय बैठक होगी। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में इस बात को कह दिया है कि कुछ लोग इसके पक्ष में है, कुछ लोगों ने सहमति जताई है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अब तक कुछ बातें नहीं कही है कि 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से सुबह बयान दिया और कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना और बीजेपी डर रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बात को कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक नहीं कराने के पक्ष में है बीजेपी, लेकिन डिप्टी सीएम और उनका भी बयान आया और कई बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहेगी तो उनका किया जाएगा। अगर सरकार चाहती है तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होती है या नहीं होती है। बेशक मांझी जी को फोन किया वो बिल्कुल सच बात है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात को कहा है कि कई लोगों से सुझाव लेने की कोशिश की गई है कि 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए या फिर नहीं बुलाई जाए, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कई नेता इसके पक्ष में है तो कई नकार में है। बिल्कुल निषेध, एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर डिप्टी सीएम जो हैं वो कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। डिप्टी सीएम जब सवालों से बचते हैं तो आखिरकार इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, सवालों से ये डिप्टी सीएम इकलौते ऐसे बीजेपी कोटे के नेता नहीं है जो जातीय जनगणना के सवाल से खुलकर कुछ नहीं कर रहे हैं। और भी कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो जातीय तो वो है, लेकिन बीजेपी इसमें किसी तरीके का अड़ंगा नहीं अड़ाएगी। इस चीज को कह के बार बार सभी नेता बच के निकल जा रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। लिहाजा इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां वो हमला बोल रही है और बीजेपी का आरोप लगा रही है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। बेशक बयान दे रहे हैं सरकार अगर चाहेगी तो समर्थन देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती और सहमति नहीं जता रही है। एक आखिरी सवाल निषेध आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या ये जो तारीख सामने आ रही है या फिर सर्वदलीय बैठक की बात कही जा रही है, क्या ये विपक्ष के दबाव के बाद ही बिहार सरकार कहीं ना कहीं इसमें भी अब बैठक की बात सामने आ रही है? लेकिन निश्चित तौर पे इस बात को कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने एक दबाव बनाया, सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया था 48 से 72 घंटों का दिनों पहले, और इस बात को कहा था कि अगर जल्द से जल्द बिहार सरकार फैसला नहीं लेती है जातीय जनगणना कराने को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पे हाथ खड़े कर लिए हैं और राज्य सरकार को कहा है कि वो अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराए। और तेजस्वी ने अल्टीमेटम दे दिया था अगर नीतीश कुमार मुलाकात करके कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं तो उसके बाद पैदल यात्रा की तेजस्वी पटना से दिल्ली तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और निश्चित तौर पर उसी के बाद तेजस्वी की मुलाकात हुई और अब कहीं ना कहीं एक पहल शुरू की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना बिहार में करा ली जाए। बहुत शुक्रिया निषेध आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जल्द से जल्द बिहार में जातिगत जनगणना होने वाली है और इसके बाद ही जब ये बैठक होगी, बैठक से एक अहम बातें निकलकर जरूर आएगी कि आखिरकार अब बिहार सरकार जातिगत जनगणना पर क्या रुख अपना
अपनाने वाली है और सबकी नजरें अब इसी बात पर टिकी है कि जब सर्वदलीय बैठक होगी तो इससे बिहार में जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी, इस पर सरकार का यानी कि बिहार सरकार का क्या रुख होगा। तो चलिए गोपालगंज से भी एक बड़ी खबर है, वो आपको बता देते हैं। गोपालगंज में 400 लीटर अर्धनिर्मित शराब जब्त की गई है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए बिहार में लगातार शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी आए दिन शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। गोपालगंज में 400 लीटर अर्धनिर्मित शराब जब्त की गई है, साथ ही साथ 30 लीटर चुलाई शराब भी जब्त की गई है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां 3 महिला शराब कारोबारी सहित 6 को गिरफ्तार किया गया है। उचका गांव में पुलिस ने ये कार्रवाई की है, साथ ही साथ पिपराही, नरकटिया और साखे में भी ये कार्रवाई की गई है। तो पुलिस के द्वारा गोपालगंज में ये कार्रवाई, जहां पर 400 लीटर अर्धनिर्मित शराब जब्त की गई है, 30 लीटर चुलाई शराब भी जब्त की गई है। 3 महिला शराब कारोबारी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पर लगातार पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू होने के बावजूद भी आए दिन जो तस्कर हैं वो पुलिस प्रशासन से कहीं भी डरते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये तस्वीरें, ये खबरें ये बयां कर रही है कि तस्करों के बीच से खौफ खत्म हो गया है। गोपालगंज से हमारे संवाददाता प्रदीप अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रदीप, यहाँ पर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब जो है वो पुलिस ने जब्त किया है और 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी मुझे, चूंकि पूरा मामला गोपालगंज जिले के उचका थाना इलाके के पिपराही गांव स्थित नदी किनारे का है, जहां से 400 लीटर और निर्मित पौध बरामद किया गया है। हालांकि पूरे मामले में 3 महिला शराब कारोबारी सहित 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। पूरी कार्रवाई उचका गांव थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद के नेतृत्व में की गई है। साथ ही इसी मामले में जी फरार चल रहे एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है और एक नशेबाज भी नरकटिया से पुलिस की हिरासत में है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 3 महिला शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है और कुल मिलाकर 6 लोगों को इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर का हम रुख करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से राजद के पोस्टर पर नीतीश कुमार की तस्वीर लगी दिखी, इसके बाद से बीजेपी भड़क गई है। जी हाँ, बिहार बीजेपी भड़क गई है और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने राजद भ्रष्टाचारी के प्रतीक है, इस तरीके से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का फोटो लगाकर उन्होंने उनके दामन पर कीचड़ लगाने की कोशिश की और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी संघ पोस्टर में दिखने से ईमानदार नेता हैं और उनकी छवि को राजद धूमिल करना चाहती है, ये आरोप राम सागर ने लगाया है। भ्रष्टाचार विरोधी सुशासन के प्रतीक बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पोस्टर पर भ्रष्टाचार के आरोपी के साथ दिखाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का और नीतीश कुमार जी को बदनाम करने का कोशिश न करें। एक तरफ राजद सुप्रीमो जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा करके सजा याफ्ता बन गए, जब रेल मंत्री बने तो खुद तो आरोपी बने ही, लारा कंपनी बनाकर जमीन खा करके और बेतिया के नरकटियागंज के सिकटा प्रखंड के जगन्नाथपुर में मोदी सरकार के बुलडोजर राज के खिलाफ भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने कन्वेंशन का आयोजन किया। कार्यकर्ता कन्वेंशन को संबोधित करते हुए सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बीजेपी की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्वास्थ्य, लोकतंत्र और संविधान पर बुलडोजर चला रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के करोड़ों करीब को गोलबंद करने के लिए अपना फैसला लिया है और इस बुलडोजर राज का पूरा जवाब दिया जाएगा। बिहार की जो लोकतंत्र की धरती है, इस पर पूरे गरीब खड़ा होकर के लोकतांत्रिक ताकतें, किसान, मजदूर, छात्र, युवा इस बिहार की धरती से सवा बिहार के
अगली खबर का रुख करते हैं। बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में आर्थिक अपराध इकाई की 3 सदस्यीय टीम नगर थाना क्षेत्र के अंसारी चोला पहुंची, जहां पर एक घर में उन्होंने छापेमारी कर 2 भाई मोहम्मद आफ्ताब और मोहम्मद रिजवान की तलाशी ली है। दोनों छात्र हैं। तलाशी के दौरान मोहम्मद रिजवान घर पर मौजूद था और मोहम्मद आफ्ताब घर से बाहर किसी शादी समारोह में गए थे। आर्थिक अपराध की टीम मोहम्मद आफ्ताब के भाई मोहम्मद रिजवान को इसी बीच उन्होंने छापेमारी की तो पूछताछ की। दरअसल जानकारी दी गई थी कि नगर थाना, जहां पर आर्थिक अपराध की 3 सदस्यीय टीम पहुंची थी, फिलहाल आफ्ताब से मोबाइल लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ है छोटा वाला भाई, तो उसको शादी में गया हुआ था, आया फिर हमको लेकर के गए थाना, तो हमसे पूरा फैमिली डिटेल पूछे, तो हम सारा चीज़ बताएं। बताने के बाद सवाल में पूछ रहे थे सब लोग क्या करते, बहन क्या करती है, भाई क्या करता है, उसके बारे में हम बताएं। और बाकी मोबाइल जो है इसका लेकर के जो गए हैं, बोले हैं कि वहाँ मंगल को आप आइए, वहाँ मंगल को मिल जाएगा। और मेरा भी फ़ोन वहाँ पे चेक हुआ, मतलब व्हाट्सएप हो या गैलरी हो, सब में कुछ ऐसा नहीं मिला। मधुबनी के कोलाही थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले में एक पक्ष का कहना है कि वो अपनी जमीन पर एक घर बना रही है। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग तू मैं करने लगे और फिर देखते ही देखते 10 से 12 में आए लोग हमला कर दिए, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसको लेकर महिला ने थाने में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। परमिला देवी दुर्गानंद शाह हमारे चाची और हमारा भाई घर बनाने के लिए वहाँ गया हुआ था। हम चाय दुकान पे थे, तो ये लोग हमारे चाची को, हमारे भाई को, सबको सर जो है सो मारा पीटा। और तो चाची के मरला 3 साल भ गए, तो अ पर से चाची के मरला से हम हटबे के कोशिश करिए, तो वो कहे है हम ककरा पूछ कर जमीन लेने छे। सर के हमें सर ने हम सर ले नहीं पाए, तो सर के ने हम जमीन रोहतास के सासाराम में बीते 2 दिनों से चाकूबाजी और लूट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां घटना आपको बता दें कि शामिल अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को एसपी ने पुरस्कृत भी किया है। एसपी आशीष भारती ने कहा कि मामले की जानकारी दी गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद किए गए हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह, पेशा स्वर्गीय रामविलास सिंह, साकिन तकिया, वार्ड नंबर 2, थाना सासाराम नगर के घर में कुछ अपराधकर्मी अवैध हथियार के साथ घर में घुसे हुए हैं तथा लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वो घर बंद था और उसमें कोई व्यक्ति नहीं था और बंद घर को देख करके उसमें अपराधकर्मी घुसे थे। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो तत्परतापूर्वक इसमें कार्रवाई करते हुए तुरंत पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची और उस पूरे जो घर था जिसमें अपराधकर्मी घुसे हुए थे उसको घेर लिया गया। साथ में वहाँ के जो आम नागरिकगण थे उनके द्वारा भी इसमें काफ़ी सहयोग किया। पूर्णिया के जलालागढ़ थाना क्षेत्र के काली मंदिर के नजदीक बोरेबल दे ट्रक अनियंत्रित होकर पलटने से 8 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस ट्रक में 16 मजदूर सवार थे जो अगरतला से जम्मू जा रहे थे। इसी बीच ट्रक जलालगढ़ के पास अनियंत्रित होकर डायवर्सन से टकराकर पलट गई, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल सभी मृतकों को थाना लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंपा जाएगा, जिसकी जानकारी परिजनों को दे दी गई है। वहीं जलालागढ़ के बीडीओ ने कहा है कि परिवहन नियमों के अनुसार मुआवजे की राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सभी मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। त्रिपुरा से आ रहे थे, पता नहीं रास्ते में अभी क्या कर दिया इसने। ड्राइवर हम तो पीछे सोए थे, सब 13 लेबर थे पीछे सोए थे, जो कि 2 इसमें से 13 में से 3 तो हम बसे और 8 पूरे चले गए। मृत्यु हो गई। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? त्रिपुरा से जा रहे थे जम्मू कश्मीर। किस तरह का सामान लग रहा था? वो बोरिंग वाला। घर कहाँ हुआ आप लोग? राजस्थान में। और 5 लोग सुरक्षित हैं। जानकारी में प्राप्त ये पता चला कि गाड़ी त्रिपुरा से आ रही थी और जम्मू की तरफ जाने का इसका प्लान था। इसमें पानी के बड़े बड़े जो लोहे वाले पाइप होते हैं वो सर लगे थे। शायद ड्राइवर की आंख लगने की वजह से गाड़ी पलट गई। उस पर मजदूर बैठा हुआ था
सिलीगुड़ी से जम्मू के लिए गाड़ी चला था। जलालगढ़ थाना क्षेत्र में काली मंदिर से आगे बढ़ा, गाड़ी पलटी मार दिया। उसमें 8 मजदूर को दब जाने से मृत्यु हुई है। 5-6 घायल हैं। घायल का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने एक बड़ा दावा किया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने बड़ा दावा किया है। ज्ञान व्यापी के तहखानों में खजाना है। यह महंत का कहना है कि ज्ञान व्यापी के तहखानों में खजाना है। तहखानों में मौजूद खजाने की जांच की उन्होंने मांग उठाई है। दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि मस्जिद के पूरब वाले हिस्से में नीचे की ओर ऐश्वर मंडप मौजूद है और लोग उसे तहखाना कहते हैं। वहां पर खजाना रखा हुआ है। महंत ने यह दावा किया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर उन्होंने ये दावा किया है। महंत कुलपति तिवारी का कहना है कि मस्जिद के तहखाने यानी कि ऐश्वर्य मंडप की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि निर्णय सिंधु, स्कंद पुराण जैसे तमाम धर्म ग्रंथों में इस बात के प्रमाण है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। वहीं मस्जिद के बुझखाने की कथित रूप से मिले शिवलिंग की पूजा करने की भी उन्होंने मांग उठाई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का कहना है कि मस्जिद परिसर में प्रकट शिवलिंग की पूजा के अधिकार मांगने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला जेल में बंद हैं। वे 33 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा काट रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सिद्धू ने जेल में दाल रोटी खाने से इनकार कर दिया है। उन्हें पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिद्धू को लेकर पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। दरअसल जेल प्रशासन द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। यह सिद्धू के लिए डाइट प्लान तैयार करेगा। सिद्धू ने दावा किया है कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है और ऐसे में ही जेल का खाना खाने से उन्होंने इनकार कर दिया है और जेल की दाल रोटी नहीं खा रहे हैं। वे सिर्फ सलाद खाकर ही दिन गुजार रहे हैं। ऐसे में आज उन्हें अस्पताल ले जाया गया और चेकअप किया गया। दरअसल कहा जा रहा है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्र शुरू होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को संबंधित निर्देश भी दिए। मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि आज सरकार अपनी सभी योजनाओं को पेश करेगी। आदित्यनाथ के सत्र 2.0 के कार्यकाल का आज पहला दिन है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जनता की समस्या सुनने हैं, जनता दरबार लगाई है। हम उनके आवास पे मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यह उनका आवास है, जहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, फरियादी अपनी फरियाद को लेकर आते हैं। जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो फरियादियों की हालांकि फरियादों की एप्लीकेशन लेते हैं और उनकी बात को सुनते हैं और उस पर कार्रवाई करने का भी काम करते हैं नजर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, जगह जगह नायक मूवी की तरह एक किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे दूर दराज से फरियादी आते हैं और उनकी समस्याओं का ब्रजेश पाठक निवारण करते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, इसके बाद हम सभी विधायक लोग जा रहे हैं। पर अखिलेश अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर लखनऊ में विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने प्रदर्शन किया। सत्र में हिस्सा लेने से पहले विधानसभा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा और मान सिंह यादव ने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी इनका मुद्दा रहा। इन्होंने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं, साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर के भी दामों में गिरावट की गई है। तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना स्वीकार कर रही है और गरीब बेसहारा लोगों को
बुलडोजर के माध्यम से गिराया जा रहा है, गलत धाराओं में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है मुकदमे के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वित्त विहीन शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल बुलडोजर के माध्यम से अपना स्वरचित संघीय कानून को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इन मुद्दों के माध्यम से बराबर संघर्ष करेंगे। चलिए अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अमरोहा से ये बड़ी खबर, जहां ग्राम समाज की करोड़ों रुपए की जमीन पर आपको बता दें कि बुलडोजर चलाया गया है और कब्जा मुक्त इसे करवाया गया है। जमीन पर की गई प्लांटिंग पर भी बुलडोजर चलाया गया है और इसे ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल प्रशासन का बुलडोजर चलते ही भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। धनौरा तहसील क्षेत्र के तिगरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में अवैध जमीन पर भी और अवैध निर्माण पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अमरोहा में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ग्राम समाज की करोड़ों रुपए की जमीन पर बुलडोजर चलाकर इसे कब्जा मुक्त कराया गया। तिगरी में ग्राम समाज के काफ़ी नंबर हैं जिन पे जो चिन्हित नहीं थे और लोग उन पे खेतीबाड़ी कर रहे थे। कुछ निर्माण भी हुआ था कुछ नंबरों पे, तो आज उसका चिन्हीकरण करके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चिन्हीकरण करके तमाम जेसीबी के माध्यम से खाई खोद दी गई है जो भी ग्राम समाज है, और किसानों की जो भूमि धरी थी वो उनको नाप के चिन्हित करके उनको दे दी गई है, और जो निर्माण था उस निर्माण को उस जगह से ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश था कि अवैध अतिक्रमण सहित अवैध बस अड्डों को नॉमिनेशन नहीं दिखाना चाहिए। इस बात को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया, जिसके तहत हमीरपुर में बीते 3 दिनों से बुलडोजर अपनी रफ्तार से सड़कों के किनारे अतिक्रमण को चकनाचूर करने में लगी है। बता दें आपको कि जब महोदा में बुलडोजर चला तो बड़े बड़े धन्ना सेठ सहित नेता भी इसके जद में आ गए। इस दौरान लाभ लश्कर के साथ नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रही। एसडीएम महोदा सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जब तक अवैध अतिक्रमण खत्म नहीं होगा बुलडोजर रुकेगा नहीं। नगर में लगभग पूरे नगर में काफ़ी इंक्रोचमेंट है और शासन की मंशा है कि जितने भी रास्ते हैं उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डीएम साहब के मार्गदर्शन में, के निर्देशन में जो है यहाँ के व्यापारियों के एक बैठक बुलाई गई थी, उसमें ये सहमति बनी थी कि सभी व्यापारी अपने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।